हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 से बिलोंग करता है, और क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ। और उसका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि है डिफाइन हेरिडिटी एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडेटरी चेंजेस। सो हम समझते हैं इसके बारे में। हेरिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच द बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू जीन्स। हेरिडेटरी का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, मतलब जैसे कि आप अपने मम्मी डैडी के जैसे दिखते हैं, जैसे कैट का बच्चा कैट जैसे ही दिखता है, डॉग का बच्चा डॉग जैसे दिखता है, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलेंगे हम, पेरेंट्स से मिलता है, आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू जीन्स। अभी आपको जीन्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या है, तो मैं आपको डाइजेस्ट के थ्रू ही आपको मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। आप देखिए, ये डीएनए है। बहुत सारा डीएनए जब जुड़ जाता है ना, तब ये जीन्स क्रिएट होता है। ओके, और ये जीन्स जो है वो ट्रांसमिट होता है। आप देख सकते हो इसमें 2 लाइन्स अवेलेबल है। ये 1 लाइन्स हमें अपने मदर से मिलता है और सेकेंड लाइन्स हमें अपने फादर से मिलता है, और दोनों जुड़ के फिर बेबी, जिसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ये जनरेट होता है। और इसके लिए हम थोड़े बहुत, हमारी हरकतें मम्मी जैसी होगी या हम दिखने में डैडी जैसे होंगे, और दिस इज बिकॉज ऑफ आ जीन्स। ओके, सो ये जीन्स के वजह से हो गया। नेक्स्ट बोला है द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडेटरी चेंजेस। ये क्या है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको म्यूटेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए में 2 लाइंस अवेलेबल है, और जब ये स्ट्रेट बन जाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, लैडर की तरह दिखते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो लाइंस अवेलेबल है। ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस है जो अवेलेबल है, आप देख सकते हो बहुत सारे अवेलेबल है। और जब ये स्ट्रेट बन जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, जब मतलब बेबी सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला होता है, तभी कोई ना कोई एक पार्ट चेंज हो जाता है, म्यूट हो जाता है, अलग हो जाएगा। सो इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, सडन चेंज इन पैरेंटल डीएनए कैन कॉज म्यूटेशन। पेरेंट्स के डीएनए में चेंजेस होने की वजह से म्यूटेशंस हो सकते हैं। दिस रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द हेरिडेटरी कैरेक्टर। और उस बच्चे में चेंजेस आ सकती है, वो एग्जैक्टली अपने माँ बाप जैसा ना दिखे, ऐसा हो सकता है। सेकेंड बोला एट द टाइम ऑफ मियोसिस। मियोसिस ऐसा प्रोसेस है, आपको पता है ना, हमारी बॉडीज पूरे सेल से बनी है, और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे सेल्स की ग्रोथ होने की वजह से हम बड़े होते हैं। तो 2 टाइप के सेल्स है हमारे बॉडी में, एक प्रोसेस मिटोसिस के थ्रू होता है, एक मियोसिस। मियोसिस इसको बोलते हैं। ये सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। ओके, रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे जो डबल्स होते, बच्चे जब सेल, एक छोटा सा सेल होता है हमारे बॉडी में, ये मल्टीपल मल्टीपल बन जाते हैं। ये कैसे मल्टीपल होते हैं? थ्रू मियोसिस प्रोसेस। तो आप देखो यहाँ पे किस तरह से ये एक सेल है, धीरे 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 ये 2 बन गया। ठीक है, और उसके बाद ये 2 अगेन शिफ्ट होके 4 में क्रिएट होता है, और इस तरह से फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई और डबल होते जाता है। सो द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। आपने देखा क्रॉसिंग मतलब उन लोग के मिक्सअप होता है। आप देखिए क्रॉसिंग्स, देखो कैसे जॉइंट हो गया, ये क्रॉस हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस क्रिएट न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और नया जीन्स जनरेट होता है, जो कि ज़्यादा स्मार्टर हो सकता है या वीक हो सकता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देयरफॉर द हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस कैरी चेंजेस हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। हैप्लॉइड मतलब वो जो, देखो इसको हैप्लॉइड्स बोलेंगे, ये चेंजेस कैरेक्टर अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। Question number 6. Define vestigial organs. Write names of some vestigial organs in human body and write the names of those animals in whom some organs are functional. पहले समझते हैं कि वेस्टिजियल क्या है, क्योंकि डेफिनेशन में पूछा है। सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। मतलब कोई भी एक लिविंग थिंग का डीजेनरेटेड मतलब वो अच्छी तरह से जनरेट नहीं हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो अंडर डेवलप्ड है, मतलब अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जिस जिस ऑर्गेनिज्म ने बेबी प्रोड्यूस किया होगा, वो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गन को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया होगा, इसलिए उसके बॉडी में वो डिजनरेट हुआ होगा, और नेक्स्ट जनरेशन जब पैदा हुआ रहेगा तो उसके पास वो पार्ट अवेलेबल ही नहीं होगा। मैं एग्जांपल आपको और मतलब जैसे कि दिया है, इसमें हम देखते हैं क्या है वो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सच ऑर्गन्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरेंस। तो बोलते हैं कि नेचुरल, आपको भी पता है नेचुरल सिलेक्शंस क्या होता है, डार्विन थ्योरी में हमने सीखा है। नेचर के हिसाब से सूटेबल होने के लिए ऑर्गन्स जो है नहीं चाहिए था, या है ही नहीं, या अंडर डेवलप्ड है, तो वो धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू हो गया। बट इट टेक्स मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट कंप्लीट वैनिशिंग।
और ये वैनिश होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मंकी का टेल, मंकीज को टेल हुआ करते थे और आपको भी पता है हमारे एंसेस्टर मंकी से बिलोंग करते हैं, और टेल्स वैनिश हो गए और हमारे पास जो अवेलेबल है वो है टेल बोन। आपके बैकबोन का जो एकदम नीचे का हिस्सा है, एकदम एंड पार्ट है, वो टेल बोन है। सो वैनिश हुआ है करके आप नहीं बोल सकते हो, बट हाँ कम ज़रूर हुआ है और वो कोई काम का नहीं है, वो उसी तरह से अवेलेबल है और बॉडी के अंदर अवेलेबल है, बट मिलियंस ऑफ ईयर्स तो लगे हैं इसको ख़त्म होने में, वैनिश होने में। The vestigial organs in one animal may be of use, but to other kind of the animals they still perform regular function. कोई कोई ऑर्गन्स जो है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म मतलब सारे लिविंग थिंग, ह्यूमन को ही सिर्फ आप काउंट नहीं कर सकते हो। सो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है किसी एनिमल्स में जैसे कि हमारे में अगर फंक्शन नहीं है, हमारे लिए वो वेस्टेज है, तो वही ऑर्गन्स दूसरे एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। जैसे कि अपेंडिक्स इज़ वेस्टिजियल फॉर ह्यूमन, हमारे लिए अपेंडिक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो हमें ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। इट डज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, बट इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मतलब अदर एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज एंड ऑल, इट इज़ कंसर्न्ड विद डाइजेशन, और वो उस डाइजेशन में मदद करता है। आप देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट दिया है और ये एक्स्ट्रा मसल्स डेवलप हुआ है। हमारे अगर बॉडी में होगा तो हमें बहुत पेन करता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, बट एनिमल्स के लिए वो होना ज़रूरी है। ईयर मसल्स आर वेस्टिजियस फॉर अस, बट इन मंकीज एंड कैटल दे आर फंक्शन। ईयर मसल्स आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारा कोई काम का नहीं है, बट फिर भी हमारे पास ये अवेलेबल है पूरा ये मसल, और एनिमल्स का बहुत काम का। आपने डॉग्स को देखा होगा, उनके ईयर्स जो है वो हिलते हैं अगर वो कोई आहट या कोई आवाज़ सुनाई देता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजडम टीथ भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, बट फिर भी हमारे पास अवेलेबल है। और टेल बोन के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर हेरिडेटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। हेरिडेटरी चेंजेस मतलब आपको बताया जीन्स में चेंजेस होता है, और ये जीन्स में चेंजेस होने की वजह से ऑफस्प्रिंग्स में चेंजेस दिखते हैं। मतलब मदर एंड फादर के जीन्स की वजह से बच्चे जो है वो डिफरेंट पैदा हुए हैं, और उसको हम बोलेंगे हेरिडेटरी चेंजेस। हेरिडेटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स के जीन्स में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है जो कि ऑफस्प्रिंग में दिखता है, उसको हम बोलेंगे हेरिडेटरी चेंजेस। ज़रूरी होता है ये, जैसे कि स्नेक्स के पैर हुआ करते थे छोटे 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 छोटे, और पर उनके लेजीनेस की वजह से वो रिंग रिंग के चलने लगे, और इसके वजह से उनके पैर जो है वो आगे के जनरेशन में पैर जो है वो वैनिश हो गए या ख़त्म हो गए। दीज कैरेक्टर्स आर मेंटेन थ्रू इनहेरिटेंस, और ये इनहेरिटेंस मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और ये कैरेक्टर्स जो है वो मेंटेन्ड रहा, ठीक है, चेंजेस जो है वो दिखने लगा। बट द जीन्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिजम्स इन हेल्पिंग देम टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। और ये कैरेक्टर्स जो है, ये ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के वजह से, एनवायरमेंट उनके बॉडी में वो चेंजेस लाता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को सूटेबल हो और वो नेचर में एग्जिस्ट कर सके। दिस हैपन्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, और ये नेचर की वजह से होता है क्योंकि नेचर ने ये जानबूझ के क्रिएट किया। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हैपेंड एट वेरी स्लो पेस, ये धीरे धीरे होता है क्योंकि इतना फास्ट होने के चांसेस नहीं हो सकते। जैसे कि डक के पैर स्विमिंग के लिए केपेबल नहीं थे, बट धीरे 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 जनरेशन टू जनरेशन हुआ रहेगा, इसके बाद वो एनवायरनमेंट में सूटेबल हुए होंगे। The favorable genes are preserved in the species as they bring about better survival of the individual. जो भी favorable genes मतलब जो perfect genes है वो preserve हो जाता है बॉडी के अंदर, और उसके वजह से अच्छी वाली species जनरेट होती है और एक न्यू इंडिविजुअल अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएगा। Such individuals reproduces more efficiently and evolve, और ऐसे स्पीसीज जो होते हैं बहुत अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अपने रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करने के टाइम पे, और इवॉल्व मतलब वो आगे बढ़ते रहते हैं और चेंजेस में मदद करते रहते हैं। द इंडिविजुअल्स विथ अनफेवरेबल जीन्स आर नॉट सिलेक्टेड बाय नेचर एंड आर दस रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन थ्रू नेचुरल डेथ। और ऐसा इंडिविजुअल जो ऐसा जीन्स हो जो नेचर में सूटेबल ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको डेथ कर देता है। प्लांट्स का भी देख सकते हो, अगर आप कोई एप्पल ट्री गर्म के जगह पर ग्रो करोगे समरी एरिया पे, तो वो ऑटोमेटिकली डेथ होगा क्योंकि नेचर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट सूटेबल। द फ्यूल फॉर एवोल्यूशन, तो
आप देख सकते हो जो चीज़ें चाहिए एवोल्यूशन के लिए इज जस्ट ट्रूली सप्लाइड बाय द हेरिडिटरी चेंजेस, और हेरिडिटरी चेंजेस से होता है अगर ये चेंजेस ना हुआ सो वो कैरेक्टर्स के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। आपको चाहिए तो डाइजेस्ट से पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा। मैं टेक्स्ट बुक से आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये आंसर ज़्यादा सिंपलर है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। सो हम देखते हैं। मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड अवेलेबल है, 2 लाइंस अवेलेबल है, लैडर की तरह होता है वो, और इस लैडर के अंदर बहुत सारा प्रोटीन अवेलेबल होता है जो कि ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और हमेशा काम करते रहे। सेल के अंदर अवेलेबल होता है ये, ठीक है। सो ये डीएनए को प्रोटीन जनरेट करके डीएनए तक पहुंचाने का काम किस तरह से होता है ये चीज़ें आपको इस आंसर में पता चलेगा, और ये होता है आरएनए की मदद से। तो 3 टाइप ऑफ आरएनए अवेलेबल है आपके सेल के अंदर। पहले को बोलते हैं आरएनए, सेकेंड को बोलते हैं एमआरएनए, थर्ड को बोलते हैं टीआरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है फर्स्ट वाला वो प्रोटीन बनाता है, उसको प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है वो हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जाता है और देखता है कि डीएनए को कितना चाहिए प्रोटीन, एंड बाहर आके वो राइबोसोमल आरएनए के पास आता है और उसको बता देता है, एंड वो उतना प्रोटीन प्रोवाइड करता है, एंड देन आता है ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए बोलते हैं, और वो ट्रांसफ़र करता है। ये 3 चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। प्रोटीन सिंथेसाइज मतलब डीएनए का जो प्रोटीन है वो अच्छी तरह से रिप्लेस करने का और हेल्दी रखने का काम कौन करता है? आरएनए करता है। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA। mRNA मतलब mRNA हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और सीक्वेंस मतलब एक बड़ा सा लाइन क्रिएट करेगा। देखो न्यूक्लियोटाइड्स बोला गया है ऑन डीएनए। आपको मैं बताती हूँ इसका पिक, ये देखिए आप किस तरह से स्ट्रेट बना है। ये एम देखो, ये जो दिख रहा है आपको लाइन अलग से आके बीच में घुसा है, ये है mRNA। ओके, इसके बाद ओनली 1 of the 2 strand of DNA is used in this process। आपने देखा सिर्फ नीचे का पार्ट यूज हो रहा था, ऊपर का नहीं, क्योंकि दोनों यूज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आरएनए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से बना हुआ है और डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन एनआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस। तो बोलते हैं कि एमआरएनए के जो लाइंस अवेलेबल है जो कि इस तरह से दिखता है, ये हमेशा डीएनए, ये जो डीएनए है इसके जो है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों सेपरेट हो जाएगा और ये जाके एक को रिप्लेस करके जुड़ जाएगा, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। बिसाइड देयर इज यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डीएनए के अंदर जो लाइन, देखो ये डीएनए है और उसमें ऐसे ऐसे लाइन्स होते हैं बराबर, और उसके बीच में भी पतले पतले लाइन है। आप फिगर में देख ले डाइजेस्ट में, तो उसके जो लेफ्ट है ये एडिनाइन, ग्यूनाइन, थाइमिन एंड साइटोसाइन होता है। सो आरएनए के पास नहीं होता, आरएनए के पास यूरासिल होता है थाइमाइन के जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने थाइमाइन, और दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और यूरासिल बताता है कि हाँ इतना प्रोटीन की ज़रूरत है, mRNA जाके मैसेज पहुंचा देता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जस्ट मैसेजिंग प्रोसेस है ताकि पता चले कि डीएनए को कितने प्रोटीन की ज़रूरत है। इसके बाद ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है mRNA, देखो ये पूरा लाइन mRNA। तो बोलते हैं इसके पास बहुत सारे कोडॉन्स है, ट्रिपल कोडॉन्स मतलब 3 की जोड़ी है, ठीक है। 3 पार्ट अवेलेबल है अलग अलग अलग, 1 2 3 1 2 3, और देखो आप एक अलग है यूरासिल ना। सो इस तरह से बहुत सारे अवेलेबल है। एज पर द मैसेज ऑफ mRNA जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से कहाँ पे आया, वो बाहर आया, सेल के बाहर। आप देखें यहाँ पे, देखो ये राइबोसोमल आरएनए आपको दिख रहा है, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सेल्स कैसे दिखते हैं, ये हमारे सेल है इस तरह से दिखते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर जाता है और बाहर आता है, और आपको यहाँ पे प्रोटीन अवेलेबल होगा जो हमारे बॉडी पे अवेलेबल होता है, ठीक है। एमिनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय mRNA। सो इसके अंदर क्या होता है, एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन, साइंटिफिक नेम फॉर प्रोटीन इज एमिनो एसिड, सप्लाइड बाय द टीआरएनए। ये जैसे ही देखो आप दिख रहे हैं यहाँ पे कोडॉन्स बन रहा है,
ये धीरे 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 फिल होता रहेगा। फिर देखो आप यहाँ पे दिख रहा है tRNA, ठीक है, ऐसे जोड़ी बनती है, एक प्लस साइन की तरह बनती है, आप देख सकते हो। हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन्स ऑन mRNA, ठीक है, ये सब इसमें जुड़ता है, इसके प्रोटीन्स अपने अंदर लेता है, फिल करते जाते हैं धीरे 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 धीरे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये अपना सारा प्रोटीन इसको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, फिर the amino acid brought by tRNA bonded together by peptide bond with the help of rRNA. ओके, राइबोसोम, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जोड़ी बन रहा है ना यहाँ पे, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, और ये धीरे धीरे बनता जाएगा, राइबोसोमल के अंदर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से और आएगा, बाहर निकल जाएगा, और आएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ड्यूरिंग this process, the ribosomal keeps on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codons. आप देख सकते हो यहाँ पे कोडॉन्स बन रहा है, मतलब ये जो प्रोटीन ये धीरे 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 आगे बढ़ते जाता है, और इस तरह से सबको फिल करते 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 ये बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और फिर वन बाय वन ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट कोडॉन्स बनाता है ये। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, इसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। सच मेनी चेन कम्स टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है। आपका क्वेश्चन का आंसर इसमें हो चुका है।